नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा वो एक तो आज बाजार पे चर्चा कर लेंगे कि ये बाजार में कितनी रिकवरी सस्टेनेबल है, क्या बाजार रुकेगा या यहाँ से फिर फिसल जाएगा। दूसरी चर्चा करेंगे जो अमेरिका का डेलीगेशन है वो भारत में आया हुआ है और क्या हमारी डील को लेकर के बात बन गई है या अभी केवल उथल पुथली माहौल दिख रहा है। तीसरे जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ये रहेगा कि आज कैनरा बैंक में या बैंकिंग में क्या हो गया, एकदम से सभी स्टॉक चल पड़े, उस विषय पर चर्चा करेंगे। चौथा जो चर्चा का विषय रहेगा वो इलोन मस्क की जो टैक्स ला है वो फेल हो गई है भारत के अंदर, क्यों फेल हो गई है उसके विचार पर चर्चा करेंगे। पांचवा, हमारा जो नेताजी बना था नया नया नेताजी कौन, जैसे कि आपने देखा है कि कोई आदमी एक दो रैली में चला जाता है तो फिर वो जिस रैली में जाता है तो उसी सोचता है कि मैं उस मुख्यमंत्री के साथ उठने बैठने का। पाकिस्तान चला गया था कतर, और कतर में जाकर के पाकिस्तान ने बोल दिया था कि भाई मैं जोगिंदर। अब शुरू से नज़र डाल लेते हैं आज एफआईआई के आंकड़े पे। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने आज खरीदारी की है 308 करोड़ रुपए की। जो डीआईआई है, घरेलू संस्थागत निवेशक, उनकी तरफ से जो खरीदारी हुई है 1518 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली है। सोने ने आज लाइफ हाई बनाया है, 1,10,330 पर सोना कारोबार कर रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी ने फिर से लाइफ हाई बना दिया है, 1,29,540 पे चांदी है। विक्स की बात करें, वोल्टिलिटी इंडेक्स, तो विक्स जो है वो 10.27 पे बना हुआ, मतलब विक्स आज टूट गया है। रुपये की बात करें, बास्केट ऑफ करेंसी में रुपया कहाँ है, तो रुपया आज हमारा मजबूत हुआ है, जो कि इमर्जिंग मार्केट में डॉलर कमजोर हो रहा है। इमर्जिंग मार्केट मतलब जो उभरते हुए बाजार हैं, जो उभरती हुई देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें इमर्जिंग मार्केट कहा जाता है। और जब भी डॉलर कमज़ोर होता है तो उन्हें क्या है कि दूसरे देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने रहते हैं। ज़्यादा उन देशों में इंपोर्ट होता है, कम एक्सपोर्ट होता है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था होती हैं। तो इसीलिए इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा साइन माना जाता है ये। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव 97.33 पे बना हुआ है, और क्रूड ऑयल जो है 67.58 पे भी क्रूड ऑयल कारोबार रहा है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन तुम्हारा 1,15,181 पे कारोबार कर रहा है। आज बाजार के ऊपर नज़र डालें तो आज निफ्टी तुम्हारा 170 पॉइंट चढ़ करके तुम्हारा 25,239 पे बंद हुआ। बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स 594 पॉइंट चढ़ गया, मतलब 82,380 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी बढ़ने में आगे रहा, 260 पॉइंट चढ़ गया, 55,147 पे बंद हुआ। निफ्टी आईटी 310 पॉइंट चढ़ गया, निफ्टी आईटी तुम्हारा 36,212 पे कारोबार कर रहा है। अगर बात करें निफ्टी ऑटो की तो निफ्टी ऑटो भी तुम्हारा 385 पॉइंट चढ़ गया। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 313 पॉइंट चढ़ गया और 58,799 पे पहुंच गया। निफ्टी से अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें 171 पॉइंट वो चढ़ गया और जो 18,300 पे पहुंच गया। अगर आज गिरने वाले बाजार की बात करें तो गिरने में तुम्हारा निफ्टी एफएमसीजी रहा, एफएमसीजी 152 पॉइंट टूट गया। डाउ जोन की अगर बात करें अमेरिका के बाजार की तो अमेरिका का बाजार 190 पॉइंट गिर के तुम्हारा 45,692 पे अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। जर्मनी के जो बाजार हैं वो 285 पॉइंट टूट गए हैं। जापान के जो बाजार हैं 2 दिन की उनकी कल की छुट्टी थी और परसों तरसों उनकी वैसी छुट्टी थी, तो उनका जो बाजार है 134 पॉइंट खुल गया, मतलब अच्छा पॉजिटिव में बंद हो रहा है। यूरोप के जो बाजार है वो मिला जुला कारोबार कर रहे हैं। अगर हांगकांग के बाजार की बात करें तो हांगकांग का बाजार जो है वो सुस्त है। फ्रांस का बाजार 62 पॉइंट चढ़ करके अभी कारोबार कर रहा है। ऑल ओवर ग्लोबल जो परिस्थिति है, मतलब अभी अगर बाजार की निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो है सेंटीमेंट सुधर रहा है। कल बाजार के अंदर बिकवाली आ सकती है। ऊपर से कारण है कि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो थोड़ा सा ओवरबोट है, इसलिए निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है बिकवाली। अगर बात करें आज पाकिस्तान की तो ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉरपोरेशन है उसमें 57 देश हैं, जिसकी स्थापना जो 1969 में हुई थी और उसका जो मुख्यालय है वो सऊदी अरब में है। वहाँ पर जैसे कि वो नया नया 2-4 दिन रैली में चला जाता है, ऐसे ही पाकिस्तान भी गया। और जो तुम्हारा कतर है, कतर ने सभी इस्लामिक देशों को बुलाया कि भाई इसका जो इसराइल का जो प्लान है ना वो अकेला फ़िलिस्तीन को लेने का नहीं है, इसराइल ग्रेटर इसराइल की बात करता है। जैसे आपने देखा होगा आरएसएस भी क्या है, भारत का जब भी आंकड़ा मतलब भारत का नक्शा दिखाती है तो अखंड भारत का नक्शा दिखाती है। ऐसे ही तुम्हारा जो रूस है, रूस भी अखंड रूस की बात करता है, जो 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था। सेम उसी फिलोसफी पे चल रहा है इसराइल। इसराइल कह रहा है मैं जो ग्रेटर इसराइल हुआ करता था मैं
मैं तो वो लूँगा। तो इस्लामिक जो देश हैं वो 50 के 50 देश मिलकर बात कर रहे हैं, जिनका जो लीडर बन रहा है वो बन रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कहना ऐसा है कि भाई क्यों ना हम भी नाटो के जैसी सेना बना लें, और अगर हम पे कोई हमला कर दे तो 57 के 57 देश उस पर हमला कर दें। पाकिस्तान की क्यों सुनी जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान एक अकेला ऐसी कंट्री है 57 में जिसके पास न्यूक्लियर बम है, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा नेता बन रहा है। इसमें हालांकि जो इसकी चलती कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी इन 57 देशों की जीडीपी है उतना अकेला अमेरिका की जीडीपी है। इधर ये देश अपनी मीटिंग कर रहे थे, उधर इजराइल ने फ़ोन घुमा दिया अमेरिका को, उनको देख लो भाई हमारे बारे में कोई ना कोई बात चल रही है, उधर बैठ कर फिर बाद में मत बोलना कि तुमने ये क्या कर दिया। तो अमेरिका ने अपना जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो वो भेज दिए इसराइल में, और वे अभी इसराइल की मीटिंग में है, और इसराइल में उन्होंने बोला कि भाई आगे से मत करना ऐसा, और अब वो इसराइल से जाएंगे तुम्हारा कतर। मतलब परिस्थिति दूसरी तो नज़र आ रही है। पाकिस्तान ज़बरदस्ती में खोबा ले रहा है, उड़ता तीर पकड़ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि इसराइल ने बोल दिया कि हमास का कोई भी अगर आतंकी किसी भी देश में होगा हम वहीं मारेंगे। अगर बात करें सबसे खुफिया और सबसे सीक्रेट एजेंसी में मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, वो आपने देखा होगा एक पेंटागन करके भी ऐसा एक वायरस था जो कि हमारे सबके मोबाइल में है। इसलिए इजराइल छोड़ेगा नहीं, इतना तो पक्का है अपने हमास के जो उनके आतंकी वो मानता है। भारत ने तो खैर उसको आतंकी डिक्लेयर नहीं किया, एक लड़ाक है, लेकिन उन्हें छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान ज़बरदस्ती उड़ता तीर पकड़ रहा है। पाकिस्तान सोच रहा है यार सी OIC जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है ना, इसका जो मुखिया है जो ताऊजी है वो मुझे बना दो। कतर का कहना यही है कि यार मुझे ताऊ बनाया अमेरिका ने कि भाई तुम सबको बैठा कर अपने यहाँ बात करा लेना, और फिर मेरे भी मरवा दिया। इसराइल का कहना ये है कि भाई मुझे तो पता चला कि हमास के लड़ाके यहाँ हैं और लीडर हैं, तो मैं तो मारूंगा। देश के अंदर किसी भी देश में रहेंगे तो मैं वहीं मारूंगा। 1967 में भी एक बार 50 के जो देश है ना इस्लामिक देश है, इन्होंने हमला कर दिया था इसराइल में। परिणाम क्या हुआ था? 1967 में 4-6 दिन युद्ध चला। इन्हीं की जो ज़मीन है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, सबसे ज़मीन छीन ली थी। तो ये ज़बरदस्ती में पंगा ले रहे हैं, होना जाना कुछ है नहीं। अमेरिका साथ। भारत के अंदर टेस्ला हो गई है फेल। भारत के अंदर टेस्ला क्यों फेल हो गई है? क्योंकि एलोन मस्क जो है ना, उनका ऐसा मानना था कि भाई भारत के अंदर एक साल में लगभग 2,500 जो कारें हैं ना वो बिकेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एलोन मस्क ने दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चला लिया। भारत सरकार ऐसा बोल रही थी कि भाई आप हमारे यहाँ अपनी फैक्ट्री लगा लो, आप अपनी यहाँ बनाना और उसे बेचना, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि जो एलोन मस्क की जो टेस्ला है ना, उसकी जो सबसे चीप कार है ना, एक वाई श्रेणी की एक कार है ना, वो भारत में 60 लाख की है, और अगर वो और देशों की बात करें तो वो 30 लाख के आसपास में, इसीलिए वो मार्केट लीडर है। अब अमेरिका के साथ साथ में चीन की, इन दो जगह को छोड़ के अमेरिका भारत में इतनी कोई खास चली नहीं। जहाँ एक तरफ मोदी जी ये बोल रहे थे सबको कि भाई स्वदेशी कार खरीदो, वहीं जो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने अपने पोते के लिए टेस्ला खरीदी। तो एक तो ये नेगेटिव हो गया लोगों के प्रति, यार बोले क्या कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, अपने भारतीय खरीदो, उधर वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम तो मैं EV का वो है। अब फेल क्यों हुई? कारण क्या है? कारण साथियों ये है कि पहली बात तो जहाँ जिस रेट में 60-65 लाख का जो हवा है ना, वो हवा ख़त्म हो चुका है लोगों के पास में। और उसी रेंज में हमारे जो भारत के अंदर टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स ने मार्केट पकड़ चुकी है। मतलब आज के दौर में टाटा मोटर्स तो पूरी, टाटा नेक्सॉन आती है EV में, टाटा पंच आती है, टाटा ने तो मार्केट पकड़ ली। उसी के साथ में महिंद्रा ने भी EV लॉन्च कर दी, मारुति सुजुकी ने भी EV लॉन्च कर दी। जो हमारे यहाँ जो EV लॉन्च हो रही है ना, वो टैक्स है। एक बाय मतलब सपोज करो अगर वो 10 लाख की है तो वो 2.5 लाख की है, अगर 1 लाख की है तो 25,000 की है। तो जो चीप का प्राइसिंग है ना, वो टक्कर दे रहा है टेस्ला को। भारत एक वो देश है कि अगर मैं खुद, चूँकि वुमन नेचर है वो सभी का सेम रहता है। अगर हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं ना, और कोई हमें सब्जी 20 रुपये किलो दे रहा है और वो सेब हमें 18 रुपये में दे रहा है ना, अरे बोले आलू सेम है ना यार, क्या करना। वो 18 रुपये किलो दे रहा है, वो हमें 20 रुपये किलो दे रहा है, तो बोले एक काम करो इससे खरीदो। हम तो 2 रुपये के कारण तो सब्जी वाला बदल देते हैं, और यहाँ तो प्राइसिंग की डबल है। जो हमें 15 लाख या 18 लाख के आसपास में टाटा की
और तुम्हारा महिंद्रा की और मारुति सुजुकी की गाड़ी मिल जा रही है, वही हमें 60 लाख में टेस्ला दे रहा है। और टेस्ला की उसके बाद में भी जिस तरह से अमेरिका के संबंध है भारत के साथ में, ऐसा लग नहीं रहा कि यार कभी कोई समस्या आ जाए, कोई सर्विसिंग में प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि महिंद्रा के तो आपको हर जगह शोरूम मिलेंगे, टाटा के तो हर जगह शोरूम मिलेंगे। टाटा तो मतलब देश का लोहा, मतलब कहने के बाद है कि लोग बाग टाटा ही ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो इसलिए जो ना फेल हो गई है, अब ज़्यादा 600 बुकिंग आई है, 600 में भी कम होने के आसार हैं। ऐसा उम्मीदें जताई जा रही है कि टेस्ला भारत में अब उतनी नहीं चल पाएगी। कारण ये है कि इलोन मस्क ने लगाया दिमाग। आज केनरा बैंक को लेकर के एक खबर आई है, केनरा बैंक क्यों भागा, उसके पीछे की कारण क्या है। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि भाई कोई बैंक बैंक के साथ साथ में और भी बिजनेस करता है। जैसे HDFC है, HDFC मानने के लिए बैंक है, लेकिन HDFC के पास में और भी बिजनेस है। जैसे HDFC लाइफ है, वो क्या है, लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करता है, टर्म इंश्योरेंस करता है। तो वो है HDFC, बट वो उसका काम अलग है। HDFC का तुमने देखा होगा, लिमिटेड करके जो अभी HDFC में विलय कर दिया गया, उसका अलग एक कारोबार था। तो इसी तरीके से है जो केनरा बैंक के दो इसी की एक सब्सिडरी मान लो आप। जैसे HDFC की जो लोन वाला डिपार्टमेंट संभालती है, वो HDFC SBFC के नाम से है शायद, है ना। HBFC, हाँ, HBFC के नाम से आती है। SE केनरा बैंक की जो दो यूनिट है, एक तो HDFC का ही है और एक है तुम्हारा केनरा बैंक की नाम कर रहे थे बोले HSBC लाइफ है, और एक तुम्हारे रिबोको AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्होंने अपना जो लेखा जोखा है ना, वित्तीय लेखा जोखा है, वो दिया था सेबी में, और सेबी से इन्हें मिल गई है मंजूरी। देखो, जो HSBC लाइफ है ना, ये इसका क्या कारोबार संभालेगी, जैसे कि HDFC का लाइफ कारोबार संभालते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस सेक्टर में। और जो इनके IPO भी आएंगे अब जल्दी। और जो तुम्हारा रूबको AMC है, एसेट मैनेजमेंट यूनिट, ये म्यूचुअल फंड वगैरह, जैसे HDFC का स्मॉल कैप आता है, HDFC का माइक्रो कैप आता है, HDFC का तुम्हारा अब नाना प्रकार के जो म्यूचुअल फंड है। ऐसे ही जो केनरा बैंक है, इसने अपनी दो सब्सिडरी का जो DRHP दी थी सेबी में, वो पास हो गई है। अब DRHP क्या होता है, वित्तीय लेखा जोखा को DRHP बोलते हैं कि भाई हमने इतना बिजनेस किया, और उसे सेबी पहले गहन जांच करती है, उसके बाद में उसे पास कर देती है। अगर पास कर देती है तो उसका दो ऑप्शन रहते हैं भाई, वो अगर बिजनेस करके साथ साथ में IPO लाना चाहे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो वो IPO भी ला सकती है, मार्केट से पैसा जुटा सकती है। कुल मिलाकर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात है, और कुछ नहीं है। इसके लिए ये केनरा बैंक के लिए बेहतरीन खबर है, क्योंकि अगर देखो HDFC एक केवल बैंक है, अगर HDFC ने बैंक के साथ में HDFC लाइफ भी छोड़ दिया, मतलब वो मार्केट में अब इंश्योरेंस भी कर पाएगी। तो ऐसे ही जो है HSBC है लाइफ, HSBC लाइफ जो केनरा बैंक की लाइफ से है, ये बीमे वगैरह का डिपार्टमेंट देखेगी। और जो तुम्हारा केनरा की रोबोको है ना, रोबोको AMC एसेट मैनेजमेंट, वो क्या है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम देखिए। तो अल्टीमेटली बैंक के लिए तो बिजनेस फैल ही रहा है ना, और बिजनेस फैल रहा है मतलब कोई भी बिजनेस, कोई एक्सपेंड करना चाहे अपने आप को, तो उसमें बुराई क्या है। कि तो केनरा बैंक के लिए अच्छी खबर है, तो सेबी ने इसको मंजूरी दे दी है। और मंजूरी देने के साथ साथ में जो, हालांकि बैंक निफ्टी का भी जो सेंटीमेंट है वो अभी सुधर रहा है, बैंक निफ्टी भी 55 के ऊपर ही है, लेकिन केनरा बैंक के लिए ऑल ओवर अगर निकाल कर देखा जाए कंक्लूजन, तो ये पॉजिटिव खबर है केनरा बैंक के लिए। भारत की अगर बात करें डील के लिए क्या हो रहा है, तो देखो अभी जो भारत के बाजार है ना, वो दो तरफ नज़र रख रहे हैं। अमेरिका के जो फेडरल बैंक है ना, उनकी 2 दिवसीय मीटिंग चल रही है, 2 दिन की। अब उसका परसों सुबह आएगा, जो भी पता रहेगा जैसे भी, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार फेडरल बैंक जो है वो रेट कट कर सकता है। कारण ये है कि फेडरल बैंक ने पिछली मीटिंग में कहा था कि हम इस बार रेट कट करेंगे। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो ना कई बार जो जयराम पवेल है उनके ऊपर चिल्ला चुके हैं, पानी पी पी के उन्हें कर्रा सके हैं, मैं नौकरी से निकाल दूंगा, मेरे हाथ में रहता तो तुम तो फोकट की तनख्वाह पा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, रेट कट नहीं ला रहे हो, देश के अंदर महंगाई ला रखी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के भी इधर कलेश है, और दूसरी तरफ जयराम पवेल भी खुद चाहते हैं कि जो वहाँ पे जॉब के आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद ख़राब आ रहे हैं, जो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है वो बेहद ख़राब आ रहा है। तो जयराम पवेल भी चाहेंगे कि बस
25 बेसिस पॉइंट तो कम से कम रेट कट हो। ऐसे जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि यार 25 बेसिस पॉइंट की तो रेट कट होना ही चाहिए, मतलब हो ही जाएगा। दूसरी बात है जो डॉलर है, डॉलर में नरमी बनी हुई है, जो कि बढ़ते हुए जो बाजार होते हैं उनके लिए पॉजिटिव खबर है। कहीं भी इलोन मस्क की बात करें तो इलोन मस्क ने 9,000 करोड़ रुपए अपने ही शेयरों में माल उठाया है, मतलब तो स्टॉक को कहीं ना कहीं एक बूस्टर मिला है। जिस तरह से इलोन मस्क की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मतभेद है वो बिगड़े थे, उससे अच्छी पॉजिटिव खबर आई है। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सी जिनपिंग से शुक्रवार को बात करेंगे और टिकटॉक वाली जो डील अटकी हुई है वो डील होने की उम्मीद है। मतलब जो माहौल है ऑल ओवर वो सुधरता जा रहा है। सेंटीमेंट जो देखो, जो डील होना ये एक सेंटीमेंट है, और जो अमेरिका का डेलीगेशन है, जो नेगोशिएटर हैं जो भारत आए हुए हैं उनकी, और भारत के जो नेगोशिएटर हैं उनकी जो वार्ता हुई है वो एक पॉजिटिव थीम रही है। उनका कहना ऐसा है कि जल्द ही हम जब भी मीटिंग पर बात करेंगे तो इस बार कोई ना कोई निर्णय निकलेगा। अब मीटिंग पर बात क्या करेंगे, बात यही रहेगी। या तो भारत ये बोल सकता है कि यार पहले ये 50% का जो टैरिफ है ना, इसे आप 25% एडिशनल को हटा कर पहले 25 पे आओ, उसके बाद बात करेंगे। भारत ये भी बोल सकता है जस्ट लाइक कि भाई हम भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्टों पर कोई डील नहीं करेंगे, आप इसके बाद आपको बात करनी है तो करो। लेकिन बात टेबल तक तो आई। ये तो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे थे, कट्टर मतलब ऐसा लड़ रहे थे जैसे सास बहू लड़ते हैं, सास बहू से भी ज़्यादा पूरी तरह से लड़ रहे हैं। अब इतना प्यार आ गया दोनों में कि अगर मोदी जी कोई कमेंट कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप हाथ में लिए बैठे हैं, तत्काल उसे फॉलो कर दे रहे हैं, और इधर से जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ कमेंट कर रहे हैं तो मोदी जी हाल तत्काल दे रहे हैं। ये क्या है ना, ये एक दूसरे देश की जो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री या मतलब हमारी जो लीडरशिप है ना वो क्वालिटी को दर्शाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बुरा बुरा बोला तो हमने उनको कोई कमेंट नहीं दिया, अब उन्होंने अच्छा बोला तो भारत तत्काल रिप्लाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका सीधा है कि जब कोई नाराज हो तो चुप रहने में फ़ायदा है, और नाराज ऐसा व्यक्ति हो जो कि वो मानता है कि मुझे ताऊ बोलो, मुझे ताऊ बोलो, ताऊ भैया तू ही बड़ा, तेरा ही घोड़ा बड़ा। मोदी जी शांत है। ये शेयर मार्केट क्या है ना साथियों, ये है दुधारी तलवार। लोग बाग है ना इसमें 90% में, सेबी का डाटा तो 95% 98% बोलता है, 95%, पर मैं बोल रहा हूँ 90% लोग हैं ना जो खुद के ही सलाहकार बने बैठे हैं, नुकसान कर लेते हैं। कारण ये है कि उन्हें पता ही नहीं क्या उठाना है क्या नहीं उठाना, क्या करना है नहीं करना। बस अपना स्टॉक मार्केट में आए, कहीं चाय की दुकान पर खड़े थे और बता यार मैं तो शेयर मार्केट में काम करता हूँ, क्या करते हैं भाई पता नहीं। और अब वो दौर नहीं है। देखो क्या है साथियों, हर चीज़ में एक पढ़ाई एक बहुत मैट्रिक होती है। किसी भी चीज़ को पहले पढ़ो, स्टडी करो। बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है ना उसे आपको अपने मन में उतारना चाहिए, अपने दिल में उतारना चाहिए। बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि भाई वो काम नहीं करना जो तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं आपसे क्यों बोलता हूँ कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के कोई काम करें, क्यों नहीं बोलता कि आप तो जो मर्जी है वो उठा लें, कि नहीं कर सकते ना भाई, उस तरह से काम ही नहीं कर पाएंगे आप। अब बात समझो, वित्तीय सलाहकार का आपके लाइफ में होना क्यों ज़रूरी है। देखो मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, उनसे मेरी कल बात हो रही थी। तो अगर एक सलाहकार का क्या महत्व होता है आपके जीवन में वो मैं बताता हूँ, और साथ साथ में ही फाइनेंशियली अगर आपका डिसीजन कोई हो उसको लेकर के तो और भी वो बढ़ जाता है। जब आपने देखा होगा महाभारत में युद्ध हुआ तो जो अर्जुन ने केवल कृष्ण जी को मांगा, और दुर्योधन ने जो उनकी करनी सेना थी, श्री कृष्ण भगवान की सेना थी वो भी, प्लस एक से एक बड़े धनुधर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारा ऐसा कौन धनुधर नहीं था जो पांडवों की कौरवों की सेना में नहीं था। लेकिन उसके बाद में भी वो युद्ध हार गए, कारण कि केवल उनको एडवाइज़र सही मिला, सलाहकार सही मिला। उन्होंने ये जब जब इतनी शर्त थी, जब कृष्ण भगवान ने ये कहा कि भाई मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन शस्त्र नहीं उठाने के बावजूद भी उन्होंने युद्ध जितवा दिया। क्यों? क्योंकि जो वो डिसीजन ले रहे थे ना, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो कोई डिसीजन ले रहे थे ना, भीम, युधिष्ठर, जिस समय युद्ध भूमि में ये डिसीजन कोई लेते थे तो ये किसके मार्गदर्शन में चलते थे? भगवान श्री कृष्ण के। और वो मतलब किसी भी व्यक्ति का आपके जीवन में, मैं ये बोलता हूँ, किसी अगर चलो उदाहरण महाभारत का ना ले, आप देखो होगा, आप क्रिकेट खेलते होंगे, तो जो व्यक्ति ज़्यादा दिन क्रिकेट खेल लिया होता है उसे आप कोच बना देते हो। क्यों बनाते हो भाई? आप तो डायरेक्ट बैट बैट दे दो ना कि जा भाई खेल कूद, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों है? कारण ये है कि जितने दिन वो क्रिकेट मैच खेल लिया होता है ना उसका उसे अनुभव मिल जाता है। तो वो अपने जब बच्चों को सिखा रहा होता है तो ये बोलता है कि भाई जब अगर कोई बॉल आएगी तो उसको ऐसे स्विंग करना है,
अगर बात करें हम रामायण की, तो रामायण में भी जो जटायु जी थे, जटायु जी काफ़ी बलशाली थे, लेकिन वो एक तरह से भगवान श्री राम के जो हैं वो एडवाइज़र मान के चलो। उन्होंने सलाह दी कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, नल नील को ऐसा है, भगवान हनुमान जी को इनके उसकी याद दिलाओ, ये काफ़ी बलशाली हैं। भाई अगर हनुमान जी को उनकी शक्ति याद न दिलाते तो क्या आपको लग रहा रामायण भगवान श्री राम जी जीत पाते? क्या रामायण में लंका को दहन कर पाते, या जो उन्होंने किया वो कर पाते? क्योंकि पूरा जो खेला ही चालू हुआ वो तब हुआ जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ गई। लेकिन उन्हें बताया किसने कि भाई इन्हें अपनी शक्ति भूले बैठे हैं, इतने बलशाली हैं। तो इसीलिए आपको अपनी फाइनेंस के उसमें एक सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है। अनिल सिंह भी हैं जो कि बोलते हैं कि यार मेरी दुनिया सब एडवाइस मानती है, लेकिन मेरे खुद 2 वित्तीय सलाहकार हैं। मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो उनसे वित्तीय सलाहकार से पूछता हूँ। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में वित्तीय सलाहकार को ज़रूर रखें। बिना फाइनेंशियली डिसीजन बिना वित्तीय सलाहकार के ना लें। भाई आप बताओ ना कि हम अपने घर के लिए पर्सनल डॉक्टर रखते हैं, मतलब डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर के बाद भी एक डॉक्टर होता है ना, उसका काम क्या रहता है? उसका काम ये रहता है कि आपको वो सलाह देता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे स्टेप नहीं लेने, ऐसे लेने। तो इसीलिए मैं आपको ये एडवाइजरी कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि भाई आप जो भी वित्तीय से डिसीजन लें वो अपने बिना सलाहकार से ना लें, बिना पूछे। स्टॉक मार्केट दोधारी तलवार है, ये आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, और ये निपटा डालती है, लोगों को नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो भी डिसीजन लेना हो सोच समझ के लें। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 77% लोग ऐसे हैं जो चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो 0.5 सेकंड लगते हैं, कर दिया करो। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।